नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत स्वागत है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को शूल। अपनी भाषा, उसी अपने भाषा के अध्ययन के लिए एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हैं। भाषा को जीरो से शुरू करना है और आपकी आधारभूत चीजों को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो आज के प्रकरण में एक छोटा सा परिवर्तन है। 3 दिन इतिहास, 3 दिन आपकी भाषा, ताकि आपका मन लगा रहे। आज हम भाषा खंड पर चलेंगे। 3 दिन इतिहास, 3 दिन भाषा, ताकि आपका मन भी लगा रहे और ये सरलीकृत हो जाए यह चीज। ऑनलाइन जीके क्लासेस, वेरी गुड आफ्टरनून, प्रणाम, स्वागत है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी भाषा, जो आपका सिलेबस है उसमें चंद टॉपिक्स दिए हैं, कुछ गिने चुने टॉपिक्स दिए हैं, जैसे हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, शब्द संपदा और ध्वनियां। तो आपको जो पढ़ना है वो है भाषा एवं व्याकरण। ठीक, और आपको जो भाषा व्याकरण पढ़ना है हिंदी का भी और संस्कृत का भी। तो ये व्याकरण आप पढ़ेंगे हिंदी, धन संस्कृत। ठीक है, तो पहले हम लोग हिंदी का पढ़ते हैं, उसके बाद फिर संस्कृत की ओर कदम बढ़ाएंगे। आप सभी लोग जुड़ जाएं, मित्रों तक वीडियो शेयर कर दें और शांति से सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। हिंदी भाषा, हम यह मानकर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा तो जीरो से बताएंगे। ठीक है, आ रहा है, अच्छी बात है, आपको समझदार विद्यार्थी है। तो यहां 2 शब्द है, हिंदी और भाषा। हमारा टारगेट यहां भाषा पर है। भाषा शब्द, भाषा, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष धातु से। अब भाष और धातु, इसका क्या अर्थ है? धातु का मतलब कोई सोना चांदी नहीं है। धातु का मतलब होता है क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप। ठीक है, तो यहां भाष भी क्रिया का मूल रूप। किस क्रिया का मूल रूप है? भाष माने हुआ कहना। आप क्या कहते हैं? आप जो कहते हैं उसे कहा जाता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, या उसको कह सकते हैं व्यक्त करना। ऐसे कहो, व्यक्त करना। क्या व्यक्त करना? विचार व्यक्त करना। विचार व्यक्त करना। विचार व्यक्त करने का क्या तात्पर्य हुआ? यह है विचार व्यक्त करना। तो कहना या विचार व्यक्त करना एक ही चीज है।
इसे हम और सरल भाषा में कहते हैं जब हम किसी को कोई बात बताते हैं, उधर से प्रतिक्रिया वापस आती है, यानी कि हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि दूसरे का जवाब मिल सके, उसे हम कह सकते हैं विचार विनिमय करना। विचार विनिमय करना, ठीक। विनिमय का क्या मतलब हुआ? विनिमय माने होता आदान प्रदान। विनिमय खरीदना बेचना, क्रय विक्रय, लेना देना, आदान और प्रदान। खरीदना बेचना लेना देना ना, आदान प्रदान बोलते हैं, जानते हैं इसको। तो विचार विनिमय करना, ये हुआ भाष। भाष माने कहना, यानी विचार व्यक्त करना या विचार विनिमय करना। तब भाषा का क्या अर्थ हो जाएगा? जो कहा जाए। जो कहा, अगर भाष माने कहना तो भाषा माने जो कहा जाए। भाष माने विचार व्यक्त करना तो भाषा माने विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति। ओके, चलो अब यदि विचार आप अभिव्यक्त करते हैं तो उधर से जवाब भी आता है, यानी विचार विनिमय। विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान। ये हुई 3 चीजें भाषा के विषय में, ठीक है। आप सभी को प्रणाम। हम लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अब आप उपयोगी कोई बात हो पूछिएगा, नहीं तो हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जो कहा जाए, विचारों के अभिव्यक्ति और विचार विनिमय, तीनों हो गया। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आप सभी लोग क्लास को शेयर करें। ये तीनों एक ही चीजें हैं और ये सभी आपके प्रश्न में कभी कभी प्रश्न के रूप में आते हैं। नेक्स्ट पेज। अब ये जो आपकी भाषा है, भाषा की विशेषताओं को इसी परिभाषा से आप ऐड करो, जोड़ो। तो भाषा के और नाम क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है कथन, स्टेटमेंट, और क्या कह सकते हैं इसे? वाक्य। वाक्यों से मिलकर के भाषा बनती है। जो भी हम विचार व्यक्त करते हैं कथनों के माध्यम से, विचार के माध्यम से। अब ये जो वाक्य बना, वाक्य का निर्माण कैसे होता है? शब्दों से। शब्द, यहां पर जो शब्द है, शब्द को पद भी कहते हैं। पद कब कहते हैं? जब किसी वाक्य में कोई शब्द आ जाए। जैसे राम एक शब्द है, जाना एक क्रिया, एक शब्द भी है, लेकिन राम जाता है, इसमें राम जाता है 3 पद हो गए। जब कोई शब्द वाक्य के अंदर आता है उसे हम पद कहते हैं। ये आ चुका है, ये परीक्षा में आ चुका है। यानी वाक्य ऐसे कह सकते हैं, जिन शब्दों से किसी वाक्य का निर्माण होता है उसे हम पद कहते। आसान है ना? भाई जिसका नाम नहीं ले पा रहे हैं सबको प्रणाम, सबको
प्रणाम, सबका स्वागत है। जिन शब्दों से किसी वाक्य का निर्माण होता है उसे हम पद कहते हैं। पद, टर्म, वैसे तो वर्ड है, वैसे टर्म है। यह है वर्ड, यह है टर्म, ठीक। तो वाक्य का निर्माण किससे होता है? शब्द से, या इसे हम पद भी कहते हैं। अच्छा, शब्द का निर्माण कैसे होता है? ध्वनि से, वर्ण से, वर्ण से, वर्ण। तो वर्ण भाषा की न्यूनतम इकाई हो गई, ठीक। वर्ण क्या हो गई? भाषा की, ध्यान से पढ़िएगा, आपकी सब परिभाषाएं इसी में आ जाएंगी। लघुतम इकाई, लघु, लघुतर, लघुतम, लघु, लघुतर, लघुतम, सबसे छोटा, लघुतम इकाई। अब आपके कमेंट पढ़ने जाएंगे तो आप कहेंगे देख के पढ़ा रहे हैं, साइड में हम नहीं, हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। भाषा की लघुतम इकाई। चलो, अब जब किसी से आप फोन पर बात करिए, पता कैसे लगता है लड़का है कि लड़की, जवान है कि बुढ़ा, स्वस्थ है कि बीमार है? सुन करके। तो सभी वर्ण क्या है? ध्वनियां हैं, इसलिए हम इनको ध्वनि वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि वर्ण, तो ध्वनियां कहें चाहे ध्वनि वर्ण कह दें, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप समझो। तो भाषा की लघुतम इकाई वर्ण और ध्वनि वर्ण दोनों एक ही है। अब ध्वनियां भी कई प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन के रूप में, ठीक है। अच्छा, अब ध्वनि में खंड खंडेतर दो तरह की होती है, आगे हम बताएंगे। लेकिन वर्ण का एक और नाम है, चूंकि लघुतम है, इससे छोटा हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको एक और नाम देते हैं, अक्षर। क्षर अक्षर एव च, गीता में लिखा है दो प्रकार के प्राणी हैं, क्षर और अक्षर, दो है। एक क्षर है, एक अक्षर है। चलो, यहां पर जो अक्षर शब्द है, अक्षर माने क्या है? अक्षर जिसका क्षरण न हो। तो किसका क्षरण नहीं होता है? एक परमात्मा, भगवान, जो भी आप कह लो। तो अक्षर शब्द जो है ब्रह्म का परिचायक है, ब्रह्म की पर्यायवाची है। ओम एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरन, कृष्ण ने कहा यह प्रयाति जन देहम से आती परमाम बताऊं। ओम एक अक्षर, ओम है एक अक्षर, ब्रह्म का परिचायक है, इसलिए इसको हम ब्रह्म कहते हैं। यहां आते हैं, देखो। तो भाषा की लघुतम इकाई क्या हो गई? ध्वनि। अब मान लीजिए हम कहते का, आपके कान में आवाज गई, आपने लिखा का, फिर हमने कहा ख, आपने लिखा खा। तो का ध्वनि के लिए ये एक प्रतीक हो गया, चिन्ह हो गया, ठीक। और उसी चिन्ह से शब्द बने, उसी से वाक्य बने, यानी ध्वनि चिन्ह, ध्वनि संकेत, ये क्या है? वर्ण है। इसमें क्या है? ध्वनि संकेत, संकेत कहें, प्रतीक कहें, चिन्ह कहें। तो ये ध्वनि संकेत क्या है? जैसे ये लिख दिया हमने, लिख दिया हमने, तो का ध्वनि के लिए ये का अक्षर, ये प्रतीक हो गया। इससे क्या बना? शब्द बना। शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा, भाषा क्या हो गई? बेसिकली ध्वनि संकेतों की प्रणाली, ध्वनि संकेतों की
प्रणाली। बात समझ में आई? अब भाषा अंततः क्या हो जाएगी? ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली जो विचार विनिमय का कार्य करती। अब विद्वानों के कथन आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा। अब भाषा की परिभाषा लेते हैं। भाषा ध्वनि चिन्हों की या संकेत कहें, प्रतीक कहें, चिन्ह एक ही चीज है। ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जो विचार विनिमय का कार्य करती है। विचार विनिमय यानी विचारों का आदान, विचारों का प्रदान, लेना और देना। ओके, अच्छा, अब यहां पर डेफिनेशन, कुछ विद्वानों के विचार परीक्षा में आते हैं, सबके नहीं आते, क्योंकि यह स्पेशल टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए है। इसमें हमको ज्यादा लोगों को बताना नहीं है, इसमें हमको 4 लोगों का बताना है। किसका बताना है? जो परीक्षा में आता है। एक तो परीक्षा में परिभाषा आ जाती है, बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना जो है, ये इन्होंने भाषा विज्ञान पे अच्छा काम किया और संस्कृत के विद्वान थे, तो इनकी परिभाषा आपको हम बता देते हैं एज जैसे किताब में लिखी है और बिल्कुल आसान है। ये कहते हैं जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा, देखो वही है, परिवर्तन करके लिखते हैं, जिन चिन्हों के द्वारा मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे समष्टि रूप में हम भाषा कहते हैं। अब इसमें क्या अंतर था? इसमें सिर्फ एक छोटा सा इनका तरीका अलग है। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा, यहां मैंने क्या लिखा? संकेत। अब देखो, संकेत कहो, प्रतीक कहो, चिन्ह कहो, एक ही चीज है। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे समष्टि रूप में हम भाषा कहते हैं। अच्छा, समष्टि का क्या मतलब हुआ? कई बार ये डेफिनेशन वैसे तो नहीं, लेकिन आप लोग अध्यापक बनेंगे इसलिए बच्चे पूछ सकते हैं, सर समष्टि का क्या मतलब हुआ? तो देखो, एक शब्द है व्यष्टि, एक है व्यष्टि। व्यष्टि माने सिंगल, इंडिविजुअल। तो आप कहोगे सर व्यक्तिगत हो सकता है, बिल्कुल व्यक्तिगत। मान लो कोई कहे, क्यों भाई इतने में परेशान हो गए? तो जब कोई नेता बोल रहा है सबके सामने, इतने परेशान हो गए, तो पूरे समूह के लिए बोल रहा है, लेकिन सामने कोई आदमी खड़ा है, मुझको कह रहे हो? हाँ,
व्यक्तिगत। तो व्यष्टि समष्टि यानी इंडिविजुअल और माने क्यूमुलेटिव सब मिला करके। तो ये व्यष्टि हुआ वैयक्तिक और समष्टि हुआ सामूहिक। समष्टि माने सामूहिक या समूह कह लीजिए, समूह या समूह संबंधी, ग्रुप, कलेक्टिवली। ठीक है। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है उस समस्त रूप में हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब इसी को किसी किसी किताब में इतना ब्रेक कर देंगे और लिख देंगे विचार विनिमय करता है। तो क्या होगा? फिर आदमी कहेगा ओहो, किताब में कुछ और लिखा, सामने कुछ और लिखा। तो एक फिल्म आई थी थ्री इडियट फिल्म में वो मशीन की परिभाषा पूछे, सबने अलग अलग बताया। आमिर खान के जो पात्र मतलब जिस रूप में थे वो उन्होंने बताया किसी भी कार्य को करने में समय बचाने के लिए जो प्रणाली इस्तेमाल में आती है, हाउ टू रिड्यूस द टाइम, समय को कैसे हम कम करते हैं। तो मशीन उसको समय को कम करती है। इसे मान लो कम समय में गाड़ी है, जल्दी पहुंच गई, मशीन है ना। खैर इन्होंने सिर्फ ये समष्टि वाला इस पर टेक्निकल शब्द डाल दिया, बाकी सेम है। अगला नंबर किसका है? नेक्स्ट, इसमें एक और हम लिख देते हैं, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास का हमको नहीं बताना है, कामता प्रसाद गुरु का। जो कामता प्रसाद गुरु जो थे, इनका भाई बड़ा नाम, हिंदी के पाणिनि है ये, हिंदी के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु। तो कामतानाथ, कामता प्रसाद, कामदगिरि, ये चित्रकूट में स्थान है ना इच्छाओं को पूरा करने वाले। तो भाई हम नाम आज नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कुछ नाम मुझे दिख रहे हैं, प्रिया सरोज, चंद्रशेखर, राजेश जी, ज्योति शर्मा, श्वेता, अजय। अच्छा भाई आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तबीयत अच्छी है हमारी, हमको क्या हुआ है? आपके कमेंट हम देख ही लेते हैं। कमेंट देखने के लिए हम होते हैं बाएं, तो आज कमेंट आपके सामने हम देख लेते हैं। आप जी, आप थ्री, हाँ देखे हैं। देखो दूर से मुझे लग रहा था आप तबीयत पूछ रहे हैं, अब आप करें देखें। हाँ देखें, बिल्कुल, हम भी जागरूक इंसान है, समाज में क्या चल रहा है पता होना चाहिए। कामता प्रसाद गुरु। तो कामता प्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी दो महान व्यक्ति, और हिंदी का सबसे प्योर व्याकरण दो लोगों का है। दो लोगों का बहुत, हिंदी व्याकरण अगर पढ़ना चाहें, हिंदी व्याकरण, तो गाइड लिखने वाले कहेंगे मेरी किताब पढ़ लो, लेकिन आप दो लोगों की किताब आप पढ़ो, उतना अगर किताब पढ़ने का शौकीन आप हैं तो। एक तो कामता प्रसाद गुरु, और दूसरे वासुदेव नंदन प्रसाद। ठीक, तो किताब इनफ है। बाकी जो है, हाँ ज्ञान के लिए भी और वैसे भी, ये तो टीचर्स बुक है, ये सबको समझ में मतलब आती है, लेकिन टेक्निकल चीजें हैं दोनों किताबों में, लेकिन एक्यूरेट ज्यादा है। कामता प्रसाद गुरु, तो कामता प्रसाद गुरु ने लिखा, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा आदमी जो है अपने विचार प्रकट कर सकता है, दूसरे विचार को समझ सकता है। भाषा
वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य दूसरों पर अपने विचार प्रकट कर सकता है। अब कान को इधर से पकड़ो चाहे कान को उधर से पकड़ो, बातें करें। और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। बस बस यही है, कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, विचार विनिमय क्या हुआ, यही तो हुई, यही बात तो हुई। भाषा एक साधन है, दिस इज ए मेन डिवाइस जिसके द्वारा मनुष्य दूसरों पर अपने विचार प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण, किताब का नाम हिंदी व्याकरण। किताब हमने आपको दिखाया भी था, इनके किताब फिर दिखा देंगे, निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, प्रणाम बेटा, प्रणाम प्रणाम। तो दो परिभाषाएं, हिंदी में दो इनफ, अंग्रेजी में भी दो परिभाषाएं, एक बेंद्रे की परिभाषा और एक हेनरी स्वेट की परिभाषा। बाकी पीजीटी की परीक्षा के लिए पर्याप्त है। वैसे आप लोगों के पास सरस्वती पांडे वाली किताब होगी, पढ़ डालिएगा, जो कुछ अच्छी किताब है, समझाने के लिए हम यहाँ उपलब्ध मौजूद हैं, है ना। तो अब दो विद्वान हिंदी के, दो इंग्लिश के। चलिए, अगला नंबर है हेनरी स्वीट। हेनरी स्वीट, स्वीट माने मिठाई होता है और स्वीट माने पसीना भी होता है। हेनरी स्वीट ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्द, इनके द्वारा विचारों का प्रकटीकरण। अब बताओ इसमें कौन सा रहस्य है। अब यह जो प्रकटीकरण है, इसी को हम बोलते हैं अभिव्यक्ति, बोलते हैं कि नहीं, इसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति। भाई भोजन बना रहे हैं, हमको निमंत्रित भी कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई, मेरी ओर से डबल खा लीजिए। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। अब ध्वन्यात्मक शब्द भला क्या भला है, ध्वन्यात्मक शब्द जिसमें वर्ण से जो निर्मित हुए, यहां वर्ण और शब्द दोनों आ गए। ठीक है, महेश जी प्रणाम। तो हमने दो बताया था, एक जो है वांद्रे की परिभाषा, दो ही परिभाषा कहां नहीं, इसमें एक और हम आपको बता दें, आप एक दो तीन, वांद्रे का रहने देते हैं, गार्डनर लिखते हैं, गार्डनर।
आप भूल जाएं इससे बेहतर है कम पढ़ें, अब मतलब वाली चीज पढ़ें। ठीक है, तो गार्डनर भी वही बोलते हैं जो बाबूराम सक्सेना बोलते हैं, जो बाबूराम सक्सेना बोलते हैं, कामता प्रसाद गुरु बोलते हैं, कोई ज्यादा भेद नहीं। यानी ध्वन्यात्मक शब्दों की प्रणाली, या उसको कह सकते हैं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन विचारों के व्यक्त के लिए जिन ध्वनि संकेतों का उपयोग किया जाता है, जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। बस भाषा हो गई आपकी। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। कोई समस्या हो बताइए? आगे आराम से ना, जो शुरुआत से क्लास को देख रहे हैं बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं, ठीक है, भाषा की विशेषताएं। अब जो इसकी परिभाषा है, एक विशेषता तो वही है, क्या? भाषा जो है ध्वनि संकेतों की प्रणाली है, और भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। माध्यम नहीं है। आप है मौन व्रत, भूख लग गई, ऐसे ऐसे करेंगे, मैं नामू नामू करना है, तो ये सांकेतिक भाषा। एक मिनट, ये फोन बंद करें हम, ज्यादा प्रेम कंपनी करती है आजकल। तीसरा, भाषा बाउंडेड नहीं है, भाषा फ्री है। हर व्यक्ति अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करता है। यदि हम सुबह से शाम तक बोले तो हमारी भाषा में बारीकी से देखो अंतर आएगा। सुबह भैरव राग आता है, मेरो मन तड़पत हरि दर्शन को आज, रात में अलग, सुबह अलग, दोपहर को अलग, तरमाल खाए रहोगे अलग। भाषा जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग आती है, यादृच्छिक है, रैंडम, सॉरी, यादृच्छिक है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। दिल्ली में हम रहते हैं,
10 कदम आगे निकल जाए हरियाणा, बदल गई भाषा। की भाया की गिल है, थोड़ा आगे बढ़ जाए, सतलज नदी पार कर जाए, हिमाचल पहुंच जाए कुछ और। आप इलाहाबाद में रहते हैं, आप बनारस चले जाइए, तो भाषा बदल जाती है, क्योंकि पानी बदल गया। तो भाषा परिवर्तनशील है दो दृष्टियों से। एक तो गतिशीलता से, जो भाषा हम 10 साल पहले बोलते थे, आज हमारी आवाज बदल गई। पांचवा, अब देखो, भाषा पर स्थानीय प्रभाव होता है। कैसे? भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा सामाजिक वस्तु है। एनसीईआरटी की किताब में एक कविता आई, 5 साल की छोकरी, सिर पर लिए टोकरी, बेच रही वो आम है, नहीं बताती दाम है। अब बवाल हो गया, बवाल हो गया कि छोकरी कह दिया। छोकरी, छोकरी माने लड़की, तो ये तो गाली हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जिन्होंने कविता लिखी थी, उन्होंने कहा कि भाई हम हरियाणा के हैं, यहां पे छोकरी, और जो हमारे मित्र होंगे राजस्थान के, वहां छोरा, छोरी, लौंडा, लौंडी, लौंडिया, ये सब क्या है? स्थानीय शब्द है, स्थानीय शब्द है। ठीक, बिटिया, बेटी, ये सब क्या है? लाडो, लाडो, ये सामाजिक वस्तु है। जो शब्द पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े सम्मान से बात करते हैं ना, क्योंकि भाषा सामाजिक वस्तु है। अच्छा, अब देखो, हम लोग जब दिल्ली में आए थे, सीधी भाषा बात करते थे। अकेले मिल गए, का भैया कहां जात बाटा, खाना पीना खाया कि नहीं, अवधी भाषा। अब थोड़ा बिहार के लोग हमारे आए, मिक्सिंग हो गई। जब मिक्सिंग हो गई तो लिंग परिवर्तन, आप कहां जा रही है, बंगाल के जो मित्र हैं ऐसे बोलेंगे, कहां जा रही है, तेरे को क्या मांगता, हमें कोई भाषा ही, लेकिन हो जाता है। राहुल गांधी बोलती है, सोनिया गांधी बोलता है, जो हमारे झारखंड के मित्र हैं, जैसे हजारीबाग हुआ, या रांची हुआ, लोहरदगा हुआ, या उधर जो शिवगर वगैरह के हैं, देवघर के, इस प्रकार से बोलते हैं। तो भाषा एक तो गतिशील है, ठीक, और साथ ही एक विशेषता और लिखिए, भाषा अनुकरण से सीखी जा सकती है कि नहीं? भाषा अनुकरण से सीखी जा सकती है, तो ये है। ठीक है, एक मिनट। तो भाषा अनुकरण सीखी जा सकती है, चल भाई, ये तो ध्वनि संकेतों की प्रणाली सेम, विचार विनिमय का माध्यम सेम, यादृच्छिक है, परिवर्तनशील है, सामाजिक वस्तु है, गतिशील है,
अनुकरण से सीखी जा सकती है। अब देखो, बच्चा, मनुष्य जाति अद्भुत जाति है। बच्चा, उसको सिखाना पड़ता है। मां पहली पाठशाला है। यदि बच्चे को हम न सिखाएं तो गूंगा रह जाएगा। आप कहते हो चाचा है, ये ताऊ है, बिल्ली है, चूहा है, लेकिन बिल्ली चूहा जो होता है वो जन्म से अपनी भाषा सीख लेता है अपने समाज में। हमको न सिखाया जाए, गूंगे रह जाएंगे, और सिखा दिया जाए तो लता मंगेशकर सीधे प्रोन्नति। तो यहां पर अनुकरण से सीखी जा सकती है। और भाषा के साथ एक खास बात जो आप कहते हैं, भाषा संयोगात्मकता से इसे आप लिखो जटिलता, संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर, यानी सरलता, बढ़ती है। अब भला ये क्या चीज है संयोगात्मकता? चलो हम समझाते हैं आपको। जब हम संस्कृत में जाते हैं तो जटिलता मिलती है। उदाहरण, एक वाक्य है, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयोः नच धूमायितम चिरम। अब ये संयोगात्मक भाषा है। अगर हम ऋग्वेद की पंक्तियां पढ़ें तो आपको संयोगात्मक, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यः, मिल करके लिखा रहता है। अब उसको तोड़ दिया आपने, वियोग कर दिया। संयोग में भाषा कठिन लगती है, वियोग कर दिया। तो अब आप अलग अलग समझाएंगे। यतो यतः, जिस जिससे, समीह से हो सके, ततो उससे, नो यानी हमें, अभयम निर्भय, कुरु यानी बनाओ करो, जिस जिससे हो सके मुझे निडरता प्रदान करो, अभयम न पशुभ्यः, और पशुओं से न डरें, हम अभय प्राप्त करें। तो ये जो है वियोग। अब देखो इसमें क्या लिखा, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयोः, मुहूर्त भर जल जाना श्रेयस्कर है। और नच धूमायितम चिरम, न च, न माने, च माने और, धूमायित रहना लंबे समय तक ठीक नहीं है। इसको बोलते हैं मुहूर्त भर में जल जाना श्रेयस्कर है, किंतु लंबे समय तक धुएं से भरे रहना ठीक नहीं। ये है मुहूर्त भर में जल जाना श्रेयस्कर है। ये उत्तर वैदिक काल की संस्कृत है। हमें दोनों सुना दिया आपको, वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक कालीन मैंने वो सुना दिया आपको, यतो यतः शमीषे ततो नो अभयम कुरु। ये जो है रामायण काल की भाषा है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम,
फिर गुप्तोत्तर काल की भाषा और आसान है। वो निंदन्ति नीति निपुणाः यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम् न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ये जो है नीति शतक की लाइन है। वो इजी होता जाएगा, संयोग से वियोग की ओर होता जाएगा। तो घास का पौधा था, उसने कहा हे भगवान मुझे गुलाब बना दो। दूसरे पौधे ने कहा अरे मूर्ख, उम्र घट जाएगी तुम्हारी। कहा तुम डिस्टर्ब मत करो। भगवान से फिर प्रार्थना किया भगवान मुझे गुलाब बना दो। तो उसके बाद भगवान ने सुन लिया, कहा तथास्तु, कल्याण हो। आप लोग भी बड़े प्रेम से पढ़ते हैं और यदि इसे प्रेम से पढ़ते रहे भगवान कहेंगे तथास्तु बेटा कल्याणमस्तु। तो वो गुलाब बन गया। गुलाब बन गया, बड़ी स्पीड से बढ़ा, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 दीवाल के ऊपर चला गया। उधर से हाथी आया, मस्त हाथी गाना गाते बजाते, और ऐसे सूंड में लपेट लिया, फूल को पटक दिया नीचे। तो उसने कहा, बगल वाले घास के पौधे ने करे बेवकूफ, कितनी कम उम्र है बताओ, तुम गुलाब न बने होते तो सालों साल हमारी तरह यही जमीन पर रहते। उसने कहा तुम क्या, जाने दो, छोड़ो, तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो। एक दिन गुलाब बन के रहना हजारों साल घास की तरह दबे कुचले जाकर से रहने से बेहतर है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम। गुलाब बनने का अपना अलग मजा होता है। चलो, तो भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर अग्रसर होती है। फोन को म्यूट कर दें, क्योंकि फोन जो है आपको समझ में तो आ ही रहा है। चलिए, अब इसमें और हम क्या बता सकते हैं। 8वां 9वां, भाषा ऐसे कहो, प्रत्येक भाषा की बनावट यानी संरचना पृथक पृथक होती है। हम जो बता रहे हैं समझ में आपको आ रहा है ना। मेरा उद्देश्य अपना ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपके अंदर वह बात आ जाए। अब लगातार लिखते चले जाएंगे, चर्चा नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे ना। क्या कमेंट किया आपने? तांडव नृत्य में बहुत जटिलता है। तांडव में चले गए, शिव जी का तांडव पढ़ लीजिए, जब नौकरी पा जाइएगा ना उसके बाद फिर तांडव लास्य, और दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे, खूब बढ़िया, चिंता मत करिए। हम डांस तो नहीं कर पाएंगे, चर्चा जरूर कर सकते हैं। एक छन्नू लाल महाराज थे, कल दिवंगत हो गए, उनको भी श्रद्धांजलि। बनारस में थे छन्नू लाल महाराज। बताओ, प्रत्येक भाषा की बनावट अलग अलग होती है। अब प्रत्येक छोड़ो, मनमानी लोग करते हैं ना। खेसारी लाल यादव की भोजपुरी अलग है, मनोज तिवारी की अलग है, और निरहुआ की अलग है, लालू प्रसाद की बिल्कुल ही अलग है। तो 10 नंबर, भाषा में एक खास बात है, भाषा सहज भी है और बनावटी भी है। अब देखो, हम आपको दोनों विरोधाभासी वाक्य समझा देते हैं। भाषा का प्रवाह सहज है, नैसर्गिक है, ठीक, और सतत है। तो यहां आपने नैसर्गिक शब्द पढ़ा, नैसर्गिक, 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 निसर्ग सिद्ध, निसर्ग, है ना। और इसका देखो उल्टा हम बताते हैं, भाषा अर्जित संपत्ति है।
भाषा अर्जित संपत्ति है। अब लो, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा है अर्जित संपत्ति। अरिजीत सिंह मत समझिएगा, अरिजीत सिंह गाना जो गाते हैं। अर्जित माने एक्वायर्ड, प्राप्त की हुई, एक्वायर्ड, वही बात अनुकरण से सीखी जाती है। अगर हम न सिखाएं तो बच्चा रह जाएगा गूंगा, और सिखा दें तो सीधे उदित नारायण का गाना शुरू। उदित नारायण और बाकी बहुत लोग हैं इसमें, रफी साहब भी हैं। ये हो गई भाषा की विशेषताएं। आप में से किसी को और कुछ पूछना हो पूछ रहे। वैसे मेरे पास जो किताबें हैं उनमें तो कम से कम 100 विशेषताएं लिखी हुई है, परीक्षा में नहीं आती, जितना काफी है। तो इसमें और विचार संप्रेषण का माध्यम है, भाषा का अंतिम रूप नहीं होता, भाषा सामाजिक वस्तु है, ऐसे ऐसे बहुत। हाँ, भाषा परंपरागत वस्तु है, हम सब बता ही चुके हैं। अब देखो, भाषा के कई चरण हैं। भाषा के चरण, ये परीक्षा में आता है, ये भी परीक्षा में आता है। भाषा के विकास के चरण, स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के विकास के चरण। भाषा के विकास के चरण। तो भाषा, अच्छा ये समझो, बच्चा जब छोटा रहता है, कुछ नहीं बोल पाता, तो क्या करता है? रो देता है। दूध की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था, सूसू भी कर देता है। तो शुरुआत कौन सी भाषा होती है? अब विचार करो, इशारा कहां से करता है? रो करके, गा करके, रो करके, ऐसे करके, वैसे करके। तो सबसे पहला चरण आ जाता है, नंबर 1, शारीरिक। तो शारीरिक भाषा कैसे दिखाई पड़ेगी? अंगों के माध्यम से, इसलिए उसको एक नाम देंगे आंगिक। ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। आंगिक, रोना शुरू कर देगा, है ना, तो फिर ये हो जाएगा आंगिक भाषा। अब मान लो सबसे पहले रोना शुरू किया, अब दूसरा काम किया, अब रोने से काम नहीं चला, तो क्या कर सकते हैं? अगला चरण बोल करके बताना शुरू कर देंगे, यानी मौखिक। मुख के माध्यम से। इसका दूसरा नाम हो गया वाचिक। वाचिक यानी कि शरीर से, फिर मुख से। क्या कमेंट किए? सांकेतिक भाषा। नहीं, वो तो अलग चीज है। संकेत में होश रहना चाहिए ना, संकेत में तो होश रहना चाहिए। चलिए तीसरा, अब हम लिखना जान जाएंगे तो लिखित भाषा, रिटन। स्क्रिप्चरल, लिखित हो गई। और एक समय ऐसा आ गया, न तो मुझे इशारा करना है, न बोलना है, न लिखना है, कंप्यूटर ही बता दे रहा है ना। यांत्रिक, एआई भी आ गया, कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज।
तो ये हो गया 4। तो एक लड़की की शादी हुई तो उसने कहा पिताजी से, अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं कहूंगी बाबू की बड़ी याद आती है। बाबू पता है कौन? छोटा बच्चा था बाबू। बाबू की बड़ी याद आती है। तो कहें कि बाबू की याद आती है, अगर लिखेंगे समझ आएगी, मुझे बहुत परेशानी है। तो चिट्ठी लिखती थी, ससुराल वाले चिट्ठी को पढ़ते थे कि कुछ अनाप शनाप तो नहीं लिखा इसने, और चिट्ठी में जब पूरा सही सही समझ लेते थे भेजने लायक है, और तभी उधर भेजते थे। तब उसने लिखा बाबू की बड़ी याद आती। तो उसके बाद उनकी जो माता जी थी, पिताजी ने दिखाया चिट्ठी, देखो बाबू की बड़ी याद आती है। तो उनकी माँ बोली बाबू की याद आती है तो ले जाकर के बाबू को दिखा दीजिए। कहा तुम समझे नहीं, बेटी हमारी संकट में है। अब ये देखो, लिखित भाषा थी लेकिन लिखित में भी इशारा था, है ना। अच्छा, बाबू के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो बंगाल था, अभी भी है, अंग्रेजों ने बंगाल के लोगों को गाली देने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, बाबू। बू माने बदबू आती थी, क्योंकि मछली उछली बहुत खाते थे। तो जो क्लर्क थे पढ़े लिखे उस समय, कलकत्ता चूंकि राजधानी थी भारत की, पहले 1912 जनवरी में यहां आई है, दिसंबर जनवरी में। तो अंग्रेज जब सुनते थे वहां क्लर्क सब मछली उछली खा के आते हैं, बड़ा बदबू करता है, ठीक है। तो भाई बाबू बोल, फिर जो है समय बदला, राजेंद्र बाबू, और प्रेम बाबू प्रेमचंद, बाबू श्याम सुंदर दास, और बाबू जगजीवन राम। फिर घर घर में बाबू, आप समझिए, घर घर में बाबू, इलाके में बाबू, विश्वविद्यालय में बाबू। तो खैर, तो ये भाषा के विकास के चरण हो गए। आंगिक कह लो, वाचिक कह लो, लिखित कह लो, और यांत्रिक कह लो। अब भाषा के कई रूप हैं। देखो, रूप अलग है, प्रकार अलग है। हम रूप की बात करेंगे, प्रकार की बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के रूप, तो भाषा के कई रूप हैं। अब चलो हम सबको तो क्या बताएं, हम ऐसे नहीं तो कहोगे 10 खोखा, यानी 10 करोड़। तो ये फिल्मों में इस प्रकार की स्टाइल अपनाई जाती है, सांकेतिक भाषा। 10 खोखा, 2 खोखा, गुंडे लोग इस्तेमाल करते हैं। भाषा के रूप, देखो, एक रूप तो ये हो गया, हमने सिर्फ बोल दिया बिना ग्रामर का ध्यान दिए हुए, तो इसको हम पहले यहां इधर से लिखते हैं। पहला हुआ बोली, बोली। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि क्रैश कोर्स कह करके सर कितना लंबा लंबा बता। देखो, दो चीजें इसके पीछे कारण है। तो पहला कारण यह है, अगर हम सब कथन लिखवाते चले जाएं मशीन की तरह, तो आप जाकर किताबें पढ़ लें, भूल जाते हैं। लगातार आप पढ़ेंगे तो हम भी भूल जाएंगे। एक तो सरल सा कारण है कि पढ़ डिस्कस करते हुए पढ़ो तो याद हो जाता है। दूसरा कारण, परीक्षा आपकी खिसक गई है, हमारे आदरणीय महापुरुष जो मुख्यमंत्री हैं उनके कारण खिसक गई, तो हमने कहा आप पढ़ ही लो। फिर हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको विशेष छूट भी मिल रही है, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। बोली, बोली का मतलब, बोली में दो तीन चीजें आप समझो।
सबसे पहले ऐसे समझो, भाषा का अपरिष्कृत रूप, अपरिष्कृत रूप, क्रूड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। अपरिष्कृत रूप, अपरिष्कृत का मतलब क्या हुआ? इसको हम कह सकते हैं अमानक भाषा, अमानक रूप, अमानक रूप, बिना ग्रामर का कोई ध्यान दिए, अशुद्ध रूप, भाषा का अपरिष्कृत रूप, अमानक रूप। अब देखो ये बोली कहां जाती है? तो पहली बात तो परिवार में, परिवार के सदस्यों के बीच। अब आप पता लगा कि पानी मांगना है, कहोगे प्रिय माता श्री कृपया एक गिलास जल प्रदान करने की अनुकंपा करें। अति अनुकंपा होगी आपका मुकेश यादव, तो कहेंगे चिट्ठी लिखने बैठे हो कि पानी मांग रहे हो? अगर अम्मा पानी पिलाओ, ऐसे ना। तो परिवार के सदस्यों के बीच, ये अनौपचारिक रूप होता है इसका, परिवार के सदस्यों के बीच बोली जाती है। इसलिए इसमें ग्रामर का ध्यान नहीं रखते, व्याकरण का ध्यान नहीं रखते, तो भाषा का अपरिष्कृत रूप है। और मित्रों के बीच, मित्रों के बीच फिल्म देखना है तो क्या कहोगे? प्रिय मित्र कृपया एक चलचित्र लगा हुआ है और जो महान अभिनेता आदरणीय सलमान खान जी द्वारा अभिनीत किया गया है, कृपया 500 रुपए का की एक राशि प्रदान करने की अनुकंपा करें अथवा हमारे साथ चलने का कष्ट करें। आपका मित्र। वो कहेगा भाई चिट्ठी लिख रहे हो कि बनारस के पंडित हो कथा कह रहे हो? तो मित्रों के बीच में भी अमानक भाषा का रूप होता है। इसको आजकल एक नाम दे दिया गया है, स्लैंग्स। स्लैंग्स ये होता है अपभ्रष्ट भाषा। चलिए, और कहां बोली जाती है? क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और आंचलिक स्तर पर और ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में ऐसे कह सकते हैं। ऊपर लिखो ग्रामीण अंचलों में व्यवहृत। ठीक है, अब ये सब शब्द शब्द का भेद है। एक मिनट। ग्रामीण अंचलों में व्यवहृत, उदाहरण जैसे अवधी भाषा, अवधी भाषा,
भोजपुरी भाषा, ब्रज भाषा, तो हम लोग जो है डिटेल पढ़ेंगे भाषा का भौगोलिक विस्तार, तो किस जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आगे चल करके इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलो, अवधी भाषा, भोजपुरी और ब्रज भाषा। असल में बोली है, भाषा हम लोग लिख देते हैं। आगे दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं उपभाषा। अब यहां पर एक खास बात का ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर बोली को विभाषा कहा गया और कहीं कहीं पर इसी उपभाषा को विभाषा कहा गया है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये जो है आपकी, इसको हम विभाषा भी कहते हैं, विभाषा। लैंग्वेज, सब लैंग्वेज, डायलेक्ट, इडियोलेक्ट, कई प्रकार से नाम है। डायलेक्ट है बोली, इडियोलेक्ट विभाषा, ऐसे ऐसे इसके इंग्लिश में भी नाम है। ठीक है, तो हमने तो अंग्रेजी भी पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ी है, संस्कृत भी पढ़ी है, सही सही पढ़ी है भाई, सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। चलिए आगे आइए। उपभाषा, उपभाषा का मतलब एक से अधिक बोलियों का सामूहिक नाम। एक से अधिक बोलियों का सामूहिक नाम। एक से अधिक बोली, नहीं बोलियों का, देखो हिंदी में द्विवचन नहीं होता, तो दो भी है तब भी आप बोलियों ही कहेंगे, क्योंकि हिंदी में सिर्फ दो वचन है, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। तो एक से अधिक बोलियों का सामूहिक नाम। तो एक से अधिक बोलियां कौन कौन सी हो गई, चलिए हम लोग यहीं पर आते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, हिंदी की 5 उपभाषाएं। कहां लिखें, यही लिखते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले उपभाषा है जिसे हम कहते हैं शौर। पहले हम आपको बताएं पूर्वी हिंदी, इसी क्रम से बताते हैं। हम प्राकृत अपभ्रंश चलेंगे, पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, वो अर्ध मागधी से पश्चिमी हिंदी, तीसरी पश्चिमी हिंदी नहीं, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी यहां लिखो, बीच में उसको करो, पश्चिमी हिंदी। एक, रुक जाओ भाई, हिंदी 3 हुआ, और 5, चौथा यहां लिखते हैं, राजस्थानी हिंदी।
और पांचवा यहां लिखते हैं पहाड़ी हिंदी। ये ठीक है। अब पूर्वी हिंदी में तीन बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, बोलियों की बोली भी पूछ लेते हैं। जैसे अवधि में बैसवारी है, कोसली है, ये सब पूछते हैं ना, तो ऐसे बघेली में भी है। बिहारी हिंदी में तीन है, ये है बिहारी हिंदी। तो बिहारी में एक तो भोजपुरी है, मगही है और मैथिली। अब मान्यता प्राप्त केवल मैथिली है इसमें से, जिसमें पत्रहीन नग्नगाछ किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था नागार्जुन जी को। ये तो फुल हो गया, यहां लिख देते हैं पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली ग्रंथ कविता की किताब है, नागार्जुन। इसको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुरस्कार। ठीक है, पत्रहीन नग्नगाछ नागार्जुन की किताब, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये मैथिली को इसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त हुई है बस। अब आते हैं पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में इसे 5 बोलियां हैं, इसको यहां लिख देते हैं हम। एक तो ब्रज है। अच्छा, ब्रज बोली थी और भाषा थी, वो बोली रह गई, और खड़ी बोली बोली थी, भाषा रह गई परिष्कार के कारण। ब्रज हरियाणवी, इसे हम कौरवी भी कहते हैं, कौरवी, खड़ी बोली कौरवी। और कन्नौजी, बुंदेली। ठीक, इतना रहने देते हैं। बाकी हरियाणवी में दो, एक तो हरियाणवी है, एक कौरवी और बांगरू। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। राजस्थानी में आपको स्पष्ट रूप से पता होगा कि इसमें हम देखो, कई लोग बोलियों को भी समझ लेते हैं, बोलियों को समझ लेते हैं। जैसे एक तो जयपुरी है, ढूंढाढ़ी, ढूंढाढ़ी, जहां से हमारे सर जी हैं। ऐसे मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। ठीक है। पहाड़ी हिंदी में दो हैं, एक है गढ़वाली, कुमाऊनी। कुमाऊनी, ठीक है, गढ़वाली कुमाऊनी। तो ये हो गई आपकी
बोली। अब उपभाषा के अंदर बोली आ गई। उपभाषा को ही विभाषा कह दिया जाता है। कभी कभी बोली को विभाषा कह दिया जाता है। कभी कभी स्लैंग्स को, अमानक भाषा को विभाषा कह दिया जाता है। अब इसी बोली को ग्रामर से हम सुधार दें तो क्या हो जाएगी? मानक भाषा हो जाएगी। मानक भाषा। आप लोग भी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने में मन लग रहा है? कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करिए, उत्साह बढ़ाइए हमारा। हालांकि उत्साहित हम हैं, चिंता की बात नहीं है। जो जिस चीज को नहीं मिलती उसको जो है कीमत नहीं समझता। जो शांति चाहते हैं उनके पास भीड़ रहती है, भीड़ चाहते हैं शांति रहती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं 1:50। चलो, अब किसका नंबर है? भाषा। तीसरा है मानक भाषा। मानक भाषा, इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषा। मानक भाषा। तो मानक भाषा के कई अर्थ हैं। चलिए, एक नाम इसका हो गया व्याकरण सम्मत भाषा। दूसरा अर्थ क्या हो गया? अब इसको आपने क्या किया? सुधार दिया, परिष्कृत भाषा हो गई। अब आपने क्या किया? परिष्कृत कर दिया व्याकरण। हाँ, अब इसका आपने, अब हो गया परिवर्धन, परिवर्धित भाषा। अब हो गया, निष्ठा बढ़ गई आप में, परिनिष्ठित भाषा। ये इसके नाम हो गए, सब एक ही नाम है। अब बोली कहां जाती है व्यवहार में? ये कहां बोली जाती है? तो पहली बात बोली जाती है सभ्य जनों के बीच। सभ्य जनों के बीच। और कहां बोली जाती है? और साहित्य की भाषा। साहित्य में, समाचार पत्र में, समाचार पत्र, पत्र, पत्रिकाओं की भाषा। पत्र पत्रिकाओं की भाषा। और पुस्तकों की भाषा। बस इसका क्या उदाहरण दें, तो आप लोग समझ ही रहे हैं। हम लोग उसी भाषा में बात कर रहे हैं, इसमें परिष्कृत भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है परिष्कृत भाषा में ही बात कर रहे हैं। अगला नंबर आता है राजभाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। वहां से एग्जाम्पल, ये इसमें कोई खास एग्जाम्पल नहीं, मैं बताया किताब की भाषा, पत्र की भाषा, 3-4। राजभाषा, ऑफिशियल,
ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, इसको राजभाषा कह सकते हैं। अब राष्ट्रभाषा वाला कॉन्सेप्ट कल बताएंगे, आज हम राजभाषा तक बताते हैं। राजभाषा का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है राजकाज की भाषा, इसको बोलते हैं राजकाज की भाषा, सरकारी काम काज की भाषा। ठीक है, अब देखो इसमें एक टेक्निकल पक्ष क्या शामिल है। टेक्निकल पक्ष ये शामिल है कि जैसे इसमें हिंदी अंग्रेजी वाली बात नहीं है। अगर आपको डीएम साहब से बात करना हो, ये नहीं कहेंगे अबे यार डीएम पानी पिला हमको, आप कहें, आप ऐसा नहीं कर सकते, वहां कह ही नहीं सकते। चिट्ठी लिखना ऐसे नहीं कर सकते, अब एक फॉर्मेट है, प्रारूप, उसी अनुसार आप बात करेंगे। तो सरकारी कामकाज की भाषा है, इसको राजभाषा बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। ठीक, यहां भाषा का मतलब क्या है, ये तय स्वरूप से है, उसका एक प्रारूप होता है। ठीक है, अब देखो जो पत्र है, सरकारी पत्र हैं, उनकी भाषा। आपका जो जीआईसी का पेपर होगा और जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, उसमें सिलेबस में है, उसको हम पढ़ाएंगे, वहां पढ़ाएंगे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इनकी भाषा। जो सरकारी निविदा आती, निविदा, टेंडर, टेंडर की भाषा, और परिपत्र की भाषा, सर्कुलर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। राजपत्र की भाषा, गजट या गजेटियर, गजेट की भाषा, राजपत्र की भाषा। आप समझ गए होंगे इन सब भाषा क्या होती है, राजकाज की भाषा होती है। तो आज इतना ही, और शेष डिस्कशन हम लोग कल इस क्लास को जारी रखेंगे। तो 3 दिन आपका इतिहास, 3 दिन आपकी भाषा। मुझे लगता है आज आपको आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपका पढ़ाई के संबंध में हो, हाँ पढ़ाई के संबंध में हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो हम लोगों का यह जो प्रयास है कंटिन्यू रहे, ज्यादा अच्छा है। हम लोग लेते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सबका दिन मंगलमय हो, अपना ख्याल रखिएगा।